Welcome to lecture number 13 of thermodynamics. The key objective of today's lecture are introduce the second law of thermodynamics, identify valid processes as those that satisfy both the first and second laws of thermodynamics. Then we are going to discuss thermal energy reservoirs, reversible and irreversible processes, heat engines, refrigerators and heat pumps. Then comes describing the Kelvin-Planck's and Clausius statement of the second law of thermodynamics, discuss the concept of perpetual motion machines, apply the second law of thermodynamics to cycles and cyclic devices, apply the second law to develop the absolute thermodynamic temperature scale. Then comes describe the Carnot cycle. Then there would be examining the Carnot principle, idealizing Carnot heat engines, refrigerator and heat pumps. Then at the end, we are going to determine the expressions for the thermal efficiencies and coefficient of performance for reversible heat engines, heat pumps and refrigerators. So starting with the introduction to the second law, before going towards the statement of the second law, we are going to establish some sort of concepts for the understanding of second law of thermodynamics. इसके लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली फिगर जो है 6.1, इस फिगर में अगर हम एक कप है उसके अंदर हमने हॉट कॉफ़ी रखी, तो जब आप इसको किसी रूम में रखते हैं तो ये हॉट नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी अगर सराउंडिंग कूलर हो तो कॉफ़ी हॉट नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा कि हीट इसमें से कूलर एनवायरनमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरह हम जो फिगर 6.2 है, इसमें ट्रांसफरिंग हीट टू अ वायर विल नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आप अगर किसी वायर में से हीट गुजार रहे हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आगे जाके हम देखेंगे कि इसको हम यूज़फुल, अगर हमने हीट किसी चीज़ से हीट की एनर्जी लेनी है तो उसको हम यूज़फुल टास्क में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इस तरह से फिगर 3 जो है, इसमें ट्रांसफरिंग हीट टू अ पेडल व्हील विल नॉट कॉज इट टू रोटेट। अगर यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है इस जगह पे, तो ये लाजमी नहीं है कि हीट जब आपकी ट्रांसफ़र हो तो ये जो विंच मशीन है आपकी ये घूमना शुरू कर दे। सो दीज प्रोसेसेस कैन नॉट अकर इवन दो दे आर नॉट इन वायोलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की वायोलेशन इन तीनों प्रोसेसेस में नहीं है। उसकी वजह यह है कि फर्स्ट लॉ जो है वो हमारा इस तरह से है कि उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। Energy cannot be created nor be destroyed, but it can be transferred from one phase to another phase. लेकिन दूसरी फेज में तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन यूजफुल जो आउटपुट है वर्क की वो हमारे पास नहीं आ रही। उसको किस तरह से लेके आएंगे, उसको लाने के लिए सेकंड लॉ जो है वो हमारा यूजफुल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलो। Processes occur in a certain direction and not in the reverse direction. जितने भी आपके प्रोसेस हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, वो एक सर्टेन डायमेंशन में जो है वो मूव करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस उस डायरेक्शन में कवर करे और फिर हाफ ऑफ द डिस्टेंस में वो वापस आए और फिर अगेन उससे आगे चले। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि एक सर्टेन डायरेक्शन में आपके जो प्रोसेसेस हैं वो मूव करते हैं, और जब वो उस प्रोसेस एक डायरेक्शन मूव करने के बाद स्टेट को अचीव कर लेता है तो उस स्टेट पर से वो दूसरे पाथ के थ्रू, या आपका जो डायरेक्शन होगी वो उलट डायरेक्शन में आपका जो है वो आएगा, लेकिन वो साइकिल के केस में होगा और उसका पाथ जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस आपका जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है। इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए इस फिगर को एलैबोरेट किया जा सकता है। इसमें क्या है कि ये प्रोसेस में सेटिस्फाई बोथ द फर्स्ट एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू प्रोसीड। अगर आप किसी एक प्रोसेस को, हीटिंग का कोई प्रोसेस है, आइसोथर्मल हीटिंग है या कोई भी इस तरह का प्रोसेस है, उसको प्रोसीड होने के लिए दोनों लॉज को फुलफिल करना लाजमी होगा। पहला लॉ जो है उसको फुलफिल करे और उसके बाद सेकंड को भी फुलफिल करेगा तो वो आगे मूव कर सकेगा। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ की एक अजम्पशंस हैं जिनको हम डेवलप कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम डेवलप कर रहे हैं, और जब आप इसकी डेफिनेशन पे अल्टीमेटली पहुंचेंगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी, और जब आप इनको रिलेट करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि जो हमने स्टडी किया है डायरेक्शनल मूवमेंट को
या इससे नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि हम क्वांटिटी और क्वालिटी को देखेंगे तो वो कैसे इम्प्लीमेंटेड होती हैं सेकंड लॉ के ऊपर, उसको हम इजीली प्रोसेसेस के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंटेड होती हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकंड लॉ, तो वो हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मेजर यूजेस ऑफ सेकंड लॉ, फर्स्ट जो है द सेकंड लॉ में बी यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया। द सेकंड लॉ असर्ट्स द एनर्जी हैज क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। फर्स्ट लॉ जो है वो आपका क्वांटिटी को लीड करता है कि कितनी इसमें एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, इसकी स्पेसिफिक एनर्जी कितनी है, पर यूनिट मास कितनी, इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो। जबकि आपका जो सेकंड लॉ है वो क्वालिटी को शो करता है। The first law is concerned with the quantity of the energy and the transformation of energy from one form to another form with no regard to its quality. The second law provides the necessary means to determine the quality as well as the degree of degradation of energy during a process. तो जो सेकंड लॉ है वो ज्यादातर आपका क्वालिटी ओरिएंटेड है और जो फर्स्ट लॉ है वो आपका क्वांटिटी ओरिएंटेड है। ठीक है जी। The second law of thermodynamics is also used to determine the theoretical limits for the performance of commonly used engineering systems such as heat engines and refrigerator as well as predicting the degree of completion of the chemical reactions. तो सेकेंड लॉ जो है इनके लिए थ्योरेटिकल लिमिट्स को भी डिसाइड करता है। आपके जो हीट इंजन होते हैं, इसी तरह आपके जो हीट पंप्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनकी जो पैरामीटर्स होते हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं, उनकी एक लिमिट्स को डिसाइड करने के लिए भी सेकंड लॉ जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता है। लाइक हमारा जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, ये सेकंड लॉ से ड्राइव हो सकता है। सेकंड लॉ की जो आपकी बेसिक्स हैं वो डेरिवेशन में आपके लिए असिस्ट करती हैं। सेम इसी तरह से आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप हीट इंजन की या रेफ्रिजरेटर की निकालनी चाहें तो उसके लिए भी सेकंड लॉ जो है वो यूजफुल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हाइपोथेटिकल बॉडी विद द रिलेटिवली लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी। थर्मल एनर्जी कैपेसिटी जब आप मास को स्पेसिफिक हीट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको थर्मल एनर्जी कैपेसिटी कहते हैं। दैट कैन सप्लाई और अब्सॉर्ब फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर और जस्ट रिजर्वायर। तो रिजर्वायर क्या होता है कि आपकी कोई भी ऐसी आपकी जो बॉडी है जो थर्मल एनर्जी कैपेसिटी जिसकी बहुत ज्यादा, और जब आप उसमें हीट को ऑब्जॉर्व करवाएं या वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करें तो उसकी टेम्परेचर में कोई खातिर खा चेंज ना आए, कोई ऐसी मतलब प्रोमिनेंट चेंज ना आए उसके टेम्परेचर में, तो वो आपका रिजर्वायर या एनर्जी रिजर्वायर कहलाता है। इन प्रैक्टिस लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर सच एज ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स as well as the atmospheric air can be modeled accurately as thermal energy reservoirs because of their large thermal energy storage capability और thermal masses। तो ओशंस को, लेक्स को, एयर को, सिंपल जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि ये हमारे पास थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स या सिंपल रिजर्वायर्स हैं। बॉडीज विद रिलेटिवली लार्ज थर्मल मैसेज कैन बी मॉडल्ड एज थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। Next is a reservoir that supplies heat in the form of heat is called a source, and one that absorbs energy in the form of heat is called sink. आपका वो reservoir जो heat supply करता है या एनर्जी सप्लाई करता है in the form of heat वो कहलाता है आपका source, और जो absorb करता है in the form of heat वो आपका क्या कहलाता है, sink कहलाता है। Thermal energy reservoirs are often referred to as heat reservoirs since they supply or absorb energy in the form of heat। तो ये बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आपकी जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में किसी सोर्स में से किसी रेजर्वायर में से निकल रही है तो वो आपका सोर्स कहलाएगा, और अगर कहीं पे अब्सॉर्ब हो रही है किसी रेजर्वायर में तो वो आपका सिंक कहलाएगा। ठीक है जी। अ सोर्स सप्लाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सिंक जो है वो अब्सॉर्ब्स इट। सिंक अब्सॉर्प्शन करता है, सोर्स जो है वो सप्लाई करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी हीट इंजन्स। हीट इंजन्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमारे पास ये एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर आपकी एक शैफ्ट है और शैफ्ट जो है वो घूम रही है। अगर ये शैफ्ट घूमती है
तो इसके नतीजे में आपका जो वाटर है इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है और वो हीट वो आपकी यहाँ से सिस्टम से आउट हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आ रही है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, अगर आपकी हीट जो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ रही हो तो ये वाटर का टेम्परेचर हाई होगा, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये आपकी शैफ्ट जो है वो घूमना शुरू हो जाएगी। यानी शैफ्ट का जो वर्क है वो आपका यूजफुल वर्क है। सो हीट डायरेक्टली जो है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही होती। ठीक है जी, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। वर्क कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड टू हीट directly and completely, but the reverse is not true. So heat engine, the device that convert heat into work, that is called heat engine. They receive heat from a high temperature source, that is called your source. High temperature reservoirs, that is called your source. It may be solar energy, oil furnace by the heating of oil in the furnace, or nuclear reactor. Nuclear reactor में आपके जो fission reaction होते हैं उसके नतीजे में भी आपको एनर्जी जो है वो मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दे कन्वर्ट पार्ट ऑफ दिस हीट टू वर्क यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ रोटेटिंग शैफ्ट। तो हीट इंजन क्या करते हैं, वो जो आपके पास हीट आती है उसकी एक पोर्शन को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपका शैफ्ट रोटेशन में यूजुअली आपकी शैफ्ट जो है उसको रोटेट किया जाता है। दे रिजेक्टेड द रिमेनिंग वेस्ट हीट टू अ लो टेम्परेचर सिंक। तो आपका तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है जी, आपका सिंक होता है। और सिंक में आपकी जो बाकी की बची हुई हीट होती है वो आपकी सिंक में चली जाती है। दे ऑपरेट ऑन अ साइकिल, और इसी साइकिल को बार बार रिपीट किया जाता है। तीन चीजें हीट इंजन में कॉमनली इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका हीट सोर्स, एक आपकी रोटेटिंग डिवाइस, और थर्ड जो है वो आपके पास हीट सिंक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। Heat engine and other cyclic devices usually involve a fluid to and from which heat is transferred while undergoing a cycle. This fluid is called the working fluid. आपने अगर सोर्स में से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, रोटेटिंग डिवाइस में या रोटेशन मूवमेंट लेनी है उसे, और उसी में से हीट को एक्सट्रैक्ट करके आपने आगे ट्रांसफर अब्जॉर्ब करवाना है सिंक में, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई एक फ्लूइड चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, और उस फ्लूइड को आप वर्किंग फ्लूइड कहते हैं। ये जो रोटेटिंग आपकी पार्ट होता है, रोटेटिंग पोर्शन होता है, इसको आप हीट इंजन कहते हैं। तो सम हीट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क आउटपुट, that is your shaft work, and the other amount of heat is being rejected to the sink. Part of the heat received by a heat engine is converted to work while the rest is rejected to sink. तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको एलैबोरेट किया गया है। हाई टेम्परेचर सोर्स से आप हीट को लेते हैं, उसमें से कुछ को आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं और बाकी की हीट को आप सिंक में अब्सॉर्ब करवाते हैं, और ये काम आप हीट इंजन के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट के जो बेसिक कंपोनेंट है उनमें आपके पास पंप होता है, बॉयलर होता है, टरबाइन होती है और कंडेंसर होता है। इसमें आप वाटर को इन करवाते हैं, बॉयलर फीड वाटर उससे कहा जाता है। पंप के ऊपर आप काम करते हैं, तो पंप क्या करता है, उस जो आपके पास वाटर होता है उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। जब आप उसका प्रेशर बढ़ा लेते हैं तो आप उसको बॉयलर में लेके आते हैं उसी वाटर को। बॉयलर में उसकी बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग होने के नतीजे में जो वाटर है वो आपका वेपर्स में कन्वर्ट होता है। पहले आपकी वेट स्टीम बनती है, उसके बाद आपकी ड्राई स्टीम बनती है या सैचुरेटेड स्टीम बनती है, उसके बाद आपकी सुपर हीटेड स्टीम बनती है। यानी वेपर्स ही होते हैं लेकिन वो सुपर हीटेड होते हैं, उनका एनर्जी कंटेंट बढ़ जाता है, तो प्रेशर भी बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया। इसमें आप हीट सप्लाई कर रहे होते हैं एक्सटर्नल, आप किसी भी सोर्स को यूज करते हो, जैसे ऑयल फर्नेस ऑयल होते हैं उसमें, या नेचुरल गैस को भी यूज करते हैं, या अगर आपका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो स्टीम होती है उसको आप पास ऑन करवाते हैं टरबाइन के अंदर। वो जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम इसके ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करती है तो अल्टीमेटली ये इसके प्लेट्स घूमते हैं, और इन ब्लेड्स को आपने एक रोटर के ऊपर माउंट किया होता है। इस रोटर को आप शैफ्ट कहते हैं, और उस शैफ्ट के घूमने से आपको वर्क आउटपुट मिलता है। अब कम टेम्परेचर और कम प्रेशर की स्टीम को, जिसमें वाटर भी कुछ पोर्शन उसका लिक्विड में भी कन्वर्ट हो चुका होता है, उसको टोटल लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो पंप के थ्रू आप उसका प्रेशर फिर बढ़ा सकें। इस इक्विपमेंट को जो आपका
वेट स्टीम को या स्टीम को वाटर में, प्योर वाटर में कन्वर्ट करता है, इसको आप कंडेंसर कहते हैं। इसमें से हीट आपकी एक्सट्रैक्ट की जाती है, वाटर में से हीट आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और उस वाटर को अगेन पंप में ला के उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है। बॉयलर में टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, टरबाइन से यूजफुल वर्क लिया जाता है और सेम यही साइकिल जो है वो चलता रहता है। इसमें हीट सोर्स जो है वो आपका फर्नेस है या बॉयलर है, हीट सिंक जो है वो आपका कंडेंसर है, वर्क आउटपुट आप टरबाइन में ले रहे हैं, वर्क इनपुट आप पंप में दे रहे हैं। तो नेट वर्क आउटपुट दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क और वर्क आउट माइनस वर्क इन। सेम इसी तरह से हम अगर देखें तो डब्ल्यू नेट आउट दैट इज इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्योंकि आपकी जो क्यू इन, अगर आप इसकी स्टेबिलिटी को लेके आए, एनर्जी बैलेंसेस करें तो आपके पास क्यू इन माइनस क्यू आउट के इक्वल आपके पास नेट वर्क आउटपुट भी आता है। ठीक है जी। Q in amount of heat supplied to the steam in boiler for a high temperature source, that is furnace. Q out is amount of heat rejected from steam in condenser to a low temperature sink, that is your atmosphere or river. And W out is amount of work delivered by steam as it expands in turbine. And W in is the amount of work required to compress water, it's not compress, it is basically required to raise the pressure of the water टू बॉयलर्स प्रेशर। ठीक है जी। कंप्रेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, ये यहाँ पे मिस्टेक है जी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसी को एक्सप्लेन किया गया है जी। हीट इंजन आपके पास जो स्टीम है वो हीट, स्टीम टरबाइन जो है वो हीट इंजन के तौर पे एक्ट कर रही है। वर्क आउटपुट आपके पास आ रहा है, उसमें से कुछ वर्क इनपुट आप लेके पंप को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो अगेन यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। और नेट वर्क आउटपुट आपका work out minus work in, that is going to be net work output. A portion of work output of a heat engine is consumed internally to maintain continuous operation. So ये schematic diagram आपको बता रही है कि जो आपके पास net output आ रही है वर्क की वो किस तरह से आ रही है। उसमें वर्क आउट जितना आपके पास आ रहा है और जितना वर्क इन आपके साइकिल में हो रहा है उनके डिफरेंस को आप जब काउंट करेंगे तो आपके पास वर्क नेट आउट आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। इसमें इस स्लाइड में हम देखेंगे जी कि थर्मल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपके पास सोर्स है, एक कॉमन सोर्स है, उसमें से आपने हीट्स को एक्सट्रैक्ट किया, एक इस फ्लूइड के थ्रू और एक इस वर्किंग फ्लूइड के थ्रू। 100 किलो जॉल 100 किलो जॉल। एक हीट इंजन आपका यहाँ पे है और एक हीट इंजन आपका यहाँ पे है। ये हीट इंजन आपको नेट वर्क आउटपुट 20 किलो जॉल दे रहा है और ये नेट वर्क आउटपुट आपको 30 किलो जॉल दे रहा है। आपका जो सिंक है उसमें से 100 आपने किलो जॉल अगर सोर्स में से लिए, 20 को यूज किया तो 80 किलो जॉल वेस्ट हीट इस केस में आई। सेकंड केस में आपके पास 70 किलो जॉल है। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? थर्मल एफिशिएंसी इज बेसिकली नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल हीट इनपुट। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, W net out divided by Q in. W net out that is going to be equal to Q in minus Q out. जब आप यहाँ पे Q in minus Q out की वैल्यू पुट करेंगे तो बाकी आपके पास जो सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 1 minus Q out over Q in. The fraction of the heat input that is converted to net work output is measured of the performance of a heat engine and is called the thermal efficiency. आप जो हीट आपने दी है उसमें से आपने कितना यूजफुल वर्क परफॉर्म किया वो आपका थर्मल एफिशिएंसी कहलाता है। तो उसको जो एक्सप्रेशंस की टर्म्स में लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा गया और उसको जो एक्सप्लेन किया गया वो यहाँ से एक्सप्लेन किया गया। फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये आता है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें दोनों में अलग अलग आपकी थर्मल एफिशिएंसी आएगी। 20% आपने 20 आपके पास वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड 100 है तो 20% 0.20 थर्मल एफिशिएंसी और 20% थर्मल एफिशिएंसी पहले केस में और 30% एफिशिएंसी आपके पास सेकंड केस में आ गई। सिंपल मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ से। QH that is the magnitude of heat transferred between the cyclic device and the high temperature medium at temperature TH, and QL is the magnitude of heat transferred between the cyclic device and the low temperature medium at temperature TL. तो जब हम सोर्स की बात करेंगे तो उसका टेम्परेचर हाई होता है
तो उसको TH के साथ शो किया गया है। यहाँ से आपकी हीट जितनी आप ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस सोर्स से, वो आपकी QH कहलाएगी और ये इन दोनों के दरमियान लाई करेगी। आपकी जो साइक्लिक डिवाइस है वो और आपके सोर्स के दरमियान जितनी हीट आपकी आ रही है वो आपकी QH कहलाएगी। अब इसमें से कुछ पोर्शन आपने वर्क आउटपुट, नेट वर्क आउटपुट के तौर पे यूज कर लिया और बाकी की जो हीट है वो आपकी साइक्लिक जो आपकी डिवाइस है वो और सिंक इसके दरमियान एग्जिस्ट करेगी और उसको QL के साथ शो किया गया है। क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर होता है सिंक का, तो TL इसका टेम्परेचर है, दैट इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ योर हॉट रेजरवायर, दैट इज TH। तो इसको आप जब इक्वेशन की टर्म में लिखें तो W net out दैट इज इक्वल टू QH, दैट इज heat being transferred between your source and your cyclic device, minus QL, that is heat transfer between your cyclic device and sink. So isothermal, that is going to be equal to W net out divided by QH, or isothermal can be written as 1 minus QL over QH. Next slide की तरफ चलते हैं। W net out that is going to be equal to QH minus QL. तो इसको, ये पिछले वाली जो इक्वेशन है उन्हीं को दोबारा रीराइट किया गया है। इसमें किस तरह से शो किया गया कि हमारी फर्नेस के अंदर हम, इनफैक्ट आपका जो सोर्स है वो फर्नेस होती है, उसके अंदर हीट सप्लाई की जाती है वर्किंग फ्लूइड को। तो वर्किंग फ्लूइड जो हीट कैरी करके आता है उसको QH कहा जाता है, वो लेट्स सी 10 मेगा जॉल है। तो आपके पास आपकी साइक्लिक डिवाइस ने उसमें से 55 मेगा जॉल जो है वो यूजफुल वर्क W नेट आउट में कन्वर्ट की। तो नेट आपके पास कितना बचा, वो आ गया जी आपके पास QH आपके पास 100 थी, नेट आउटपुट आपके पास 55 आई, तो 45 आपके पास QL आ जाएगा। आप QH माइनस QL करेंगे तो आपके पास W नेट आउट आ जाएगा। QL वो हीट है जो आपकी एटमॉस्फेयर में निकल रही है। इवन द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन रिजेक्ट ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ द एनर्जी दे रिसीव एज वेस्ट हीट एनर्जी। तो जब भी आपने हीट इंजन को ऑपरेट करवाना है तो आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग्स में आउट होगी, उसके बगैर आपके पास साइक्लिक वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता। यही आपकी डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की। यानी आपने जब भी हीट इंजन डिजाइन करना है तो आपके पास कोई ना कोई सिंक होना चाहिए। सिंक के बगैर आप हीट इंजन को डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी, यही डेफिनेशन होती है आपके लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैन वी सेव Q out? In a steam power plant, the condenser is the device where large quantities of waste heat is rejected to rivers, lakes और atmosphere। यानी जो आपका कंडेंसर होता है उसमें आपकी मेनली जो हीट है वो लॉस्ट हो रही होती है आपके वर्किंग फ्लूइड से। कैन वी नॉट जस्ट टेक द कंडेंसर आउट ऑफ द प्लांट एंड सेव ऑल द वेस्ट एनर्जी? सिंपली नो। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो आपके पास मिक्सचर आ रहा है स्टीम का और वाटर का, उसके लिए कोई ऐसी डिवाइस नहीं है। या तो आपको प्योर उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रखना पड़ेगा या फिर आपको उसको प्योर कंप्रेसिबल फ्लूइड रखना पड़ेगा। तो मिक्सर के लिए कोई ऐसी डिवाइस नहीं आती जो उसका प्रेशर बढ़ा सके। कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए आपके पास कंप्रेसर्स होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए आपके पास पंप्स होते हैं। तो आपको कंडेंसर को लगाना ही पड़ेगा ताकि आप उसको कन्वर्ट कर सकें सारे के सारे को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में और उसको पंप में यूज करते हुए बॉयलर के प्रेशर तक लेके जा सकें, प्रेशर बढ़ा। Every heat engine must waste some energy by transferring it to a low temperature reservoir in order to complete the cycle, even under idealized condition. ठीक है जी। लेट्स सी आपका एक रेजरवायर है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, 100 किलो जूल आपकी हीट इन आई, 30 डिग्री के ऊपर आपकी गैस है, तो वहाँ पे आपकी हीट सप्लाई होगी। अल्टीमेटली गैस एक्सपैंड होगी और उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ता है और एक्सपेंशन होती है। अब अगर आप इसके ऊपर दोबारा कंप्रेशन करें तो हीट इसमें से रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट होने के बाद आपके पास एक रेजरवायर रिजेक्शन के लिए लाजमी है। अगर रिजेक्शन के लिए भी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर रेजरवायर हो तो क्या 90 डिग्री और 100 डिग्री आपके पास 90 डिग्री से हीट निकल के 100 डिग्री पे आएगी बगैर किसी काम किए? नहीं आ सकती। तो इसके लिए आपको ठंडा या कूल्ड सिंक या रेजरवायर एट लो टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि आपकी जो गैस है वो वापस 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अचीव हो सके और हीट आउट जो है वो आपके पास 85 किलो जूल आएगी। 50
15 किलो जूल जो है वो आपके पास यूजफुल वर्क जो है वो जिसको आप कन्वर्ट कर चुके हैं इसकी गेन कंप्रेशन के लिए। तो ये आपका साइक्लिक वर्क है। साइक्लिक वर्क में आपके पास सम सॉर्ट ऑफ हीट इज बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, और ऐसा लाजमी होता रहता है और इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अ हीट इंजन साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट रिजेक्टिंग सम हीट टू अ लो टेम्परेचर सिंक। ठीक है जी। नेट पावर प्रोडक्शन ऑफ अ हीट इंजन। नेट पावर प्रोडक्शन सेम उसी तरह से फर्नेस है, उसमें QH रेट जो है, अगर आप रेट की बात करें तो आपके पास पावर आनी शुरू हो जाएगी। तो रेट जो है वो आपका हीट, आपके पास जितनी आपके पास हीट फर्नेस से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो पर यूनिट टाइम के हवाले से अगर आप उसको काउंट करें तो आपके पास QH का रेट आ जाएगा। वो मे लेट्स सी आपके पास 80 मेगावाट है, उसमें से आपने सम सॉर्ट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ वर्क रेट या पावर की टर्म्स में आपने आउटपुट ले ली, और बाकी का जो हीट बची उसको QL के रेट की टर्म में आपने रिजेक्ट कर दिया। 50 मेगावाट जो है रिजेक्शन हुई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, QH रेट माइनस QL रेट, 80 माइनस 50 दैट इज 30। तो 30 आपके पास पावर आ जाएगी 30 मेगावाट। तो QH rate minus QL rate that is 80 minus 50 megawatt, that is going to be 30 megawatt। अगर आप थर्मल एफिशिएंसी निकालना चाहें तो 30 मेगावाट डिवाइडेड बाय 80 मेगावाट दैट इज गोइंग टू बी 37.5%। तो आपका ये जो हीट इंजन होगा ये आपका 37.5% होगा, जो कि काफ़ी एफिशिएंट इंजन है इन टर्म्स ऑफ योर हीट एक्सचेंज। So the second law of thermodynamics in Kelvin-Planck statement, we can describe it as it is impossible for any device that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि it is impossible for any heat engine to have a thermal efficiency of 100%। तो आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो रिजेक्शन लाजमी होगी। अगर हम पावर प्लांट की वर्किंग की बात करें तो उसमें आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो आपका हीट जो है वो रिजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट की तरफ, और वो गेन करता है फर्नेस के अंदर। तो सेम वही फिनोमेना जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि आपके सिंपल हीट इंजन जैसे ऑटो साइकिल डीजल साइकिल्स में है, सेम इसी तरह आपके पावर प्लांट्स में जो रैंकन साइकिल होता है उसमें भी यूज़ हो रहा होता है। The impossibility of having 100% efficient heat engine is not due to friction or other uh, so the impossibility of having a 100% efficient heat engine is not due to friction or other dissipative effects. It is a limitation that applies to both the idealized and actual heat engines। सही है जी। तो ये इनफैक्ट आपका फ्रिक्शन या कुछ ऐसी वजह से नहीं होता, बल्कि ये आपकी जो एफिशिएंसी कम होती है ये होना लाजमी है, इसके बगैर आपका हीट इंजन जो है वो साइक्लिकली ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है जी। और उसकी वजह यह है कि आपको कुछ ना कुछ हीट जो है वो इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में आपको रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी अपनी इनिशियल स्टेट्स के ऊपर वापस आने के लिए। नेक्स्ट जो केस है वो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स का है। रेफ्रिजरेटर जो है वो साइक्लिक वर्क के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, और इसमें ये होता है कि आप लो टेम्परेचर से हीट लेके हाई टेम्परेचर के ऊपर दे रहे होते हैं। तो आपको अल्टीमेटली अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इंजन के केस में तो आपको नेट वो आउटपुट मिल रही थी, वर्क के केस में तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट वर्क देना पड़ेगा। तो यही एक मेन डिफरेंस होता है कि इसमें जो हीट इंजन होते हैं उसमें आपके पास सोर्स होता है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, और जो आपके पास सिंक होता है वो आपके पास लो टेम्परेचर के ऊपर होता है, और आपका जो साइकिल ऑपरेट करता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा होता है। रेफ्रिजरेटर के केस में इसका उल्ट होता है, और इसमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ आप हीट को मूव करवा रहे होते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले वेपोरेटर होता है। वेपोरेटर में आप सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करवाते हैं। अब्जॉर्ब करवाने के बाद इसमें वेपोरेशन होती है आपके रेफ्रिजरेंट की। वेपोरेट होने के बाद सारे के सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद आपके पास ये सारे के सारे वेपर्स कंप्रेसर में आते हैं। कंप्रेसर इसका फर्दर प्रेशर बढ़ा देता है और टेम्परेचर भी बढ़ा देता है।
तो कंप्रेसर में आप वर्क इन देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप इसको ऑपरेट करवाते हैं, या कोई और भी सोर्स आप दे सकते हैं कंप्रेसर को ऑपरेट करवाने के लिए। अल्टीमेटली आपके पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर्स जो हैं वो कंडेंसर में पहुंचते हैं। कंडेंसर में उसकी हीट को रिजेक्ट किया जाता है और आपका जो टेम्परेचर है उसको अगेन आप कम करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ले आए, लेकिन आपके पास प्रेशर ज़्यादा है। उस प्रेशर को कम करने के लिए आपके पास एक्सपेंशन वेल्व्स होते हैं। एक्सपेंशन वेल्व्स या थ्रॉटलिंग डिवाइसेस होती हैं। एक्सपेंशन वेल्व्स में आप अचानक से उसके प्रेशर को जो है वो ड्रॉप करवाते हैं, और आपका जब आप अचानक प्रेशर को ड्रॉप करवाएं तो ये थ्रॉटलिंग का प्रोसेस होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 10, इसमें हम बड़ा क्लियरली इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके पास एक्सपेंशन वेल्व में आपके पास थ्रॉटलिंग का फिनोमेना होता है। थ्रॉटलिंग के फिनोमेना के रिजल्ट में आपके पास प्रेशर भी लो हो जाता है और टेम्परेचर भी लो हो जाता है। तो ये आपकी इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है थ्रॉटलिंग जो है, उसके नतीजे में आपके पास लो प्रेशर और लो टेम्परेचर अचीव होता है। उस लो प्रेशर और लो टेम्परेचर को एवापोरेटर में से गुजारते हैं, एवापोरेटर से उसके एवापोरेशन होती है, उनको कंप्रेसर के थ्रू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, यहाँ से रिजेक्शन ऑफ हीट इन द सराउंडिंग, जो हाई टेम्परेचर रीजन होता है उसमें आप रिजेक्शन करवाते हैं, और यहाँ पे आपका क्या होता है एक्सपेंशन वाल्व आता है। एक्सपेंशन वाल्व में अगेन प्रेशर और टेम्परेचर को लो किया जाता है। तो ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर मीडियम टू अ हाई टेम्परेचर one requires a special device that is called refrigerator. Refrigerator like heat engine are cyclic devices. The working fluid used in refrigeration cycle is called refrigerant. The most frequently used refrigeration cycle is the vapor compression cycle, क्योंकि इसमें compressor user होता है तो इसको vapor compression cycle कहते हैं. In a household refrigerator, the freezer compartment where heat is absorbed by the refrigerant serve as the evaporator, and the coils usually behind the refrigerator where heat is dissipated to the kitchen air serve as the condenser. जो आपके पास ब्लैक कलर की पीछे डिवाइसेस वायरिंग कॉइल्स होती हैं वो आपकी कंडेंसर कहलाती हैं, कंडेंसर का पोर्शन कहलाता है। और जो अंदर आपके पास कॉइल्स होती हैं, जो आपके पास रेफ्रिजरेटर का कंपार्टमेंट अंदर जहाँ पे आप गर्म चीज़ें रखते हैं, तो वो आपका इनफैक्ट वेपोरेटर कहलाता है। तो वहाँ से उन गर्म चीज़ों से हीट जो है वेपोरेटर में आती है, वेपोरेशन होती है। वेपोरेशन के नतीजे में कंप्रेसर, जो पिछली साइड पे आप देखें तो रेफ्रिजरेटर, जो घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके पास पिछली साइड पे कंप्रेसर्स लगे होते हैं। कंप्रेसर के साथ आपका एक पूरे का पूरा कॉइल्स का नेटवर्क होता है। कॉइल्स का नेटवर्क, ब्लैक कलर का जो कॉइल्स का नेटवर्क होता है उसको कंडेंसर कहा जाता है। थ्रॉटलिंग वेल्व भी एक ब्लैक कलर की डिवाइस आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइस आपके पास माउंटेड होती है, उसको आप एक्सपेंशन वेल्व कहते हैं। तो ये आपके रेफ्रिजरेशन का, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनकी वर्किंग थी, उसकी स्कीमेटिक डायग्राम। अब इस केस में कोल्ड रेफ्रिजरेटेड स्पेस है जिसका टेम्परेचर लो है, वहाँ से आपने हीट ली, उसके ऊपर आपके पास साइक्लिक डिवाइस आई। साइक्लिक डिवाइस के ऊपर आप वर्क जो है वो इनपुट दे रहे होते हैं और उस हीट को रिजेक्ट कर रहे होते हैं वार्म एनवायरनमेंट की तरफ। तो TH जो है वो आपका ग्रेटर ही होता है TL से, लेकिन आपके पास रिक्वायर्ड इनपुट जो है वो लाजमी चाहिए हो, ताकि आपके पास ये जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, QL आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट है, जिसको आपने यहाँ से निकाल के इसमें भेजना है। तो डिज़ायर्ड आउटपुट के लिए आपके पास रिक्वायर्ड इनपुट होगी, तब आप जाके ये अचीव कर सकेंगे। The efficiency of a refrigerator is expressed in terms of coefficient of performance. रेफ्रिजरेटर के केस में आपके पास coefficient of performance होता है, efficiency नहीं होती। The objective of a refrigerator is to remove heat QL from a refrigerated space to the environment. So COP of refrigerator is written as desired output divided by required input. So QL divided by W net in. W net in, that is going to be equal to QH minus QL. QH minus QL W net in आ जाएगा। अब जब आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास क्या हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाई QH और QL माइनस 1, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आपके पास क्या आ जाता है जी, 1 डिवाइडेड बाई QH और QL माइनस 1। कैन द वैल्यू ऑफ COP रेफ्रिजरेटर भी ग्रेटर देन यूनिटी? तो उसको हम देखते हैं कि वो यूनिटी से ग्रेटर हो सकती है या नहीं हो सकती। इसका डिसीजन आपके एंड पे छोड़ा जाता है कि ये 1 से ग्रेटर हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हीट पम्प्स। हीट पम्प्स जो हैं वो यूजुअली रेफ्रिजरेटर की तरह ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसमें सिर्फ आपके पास जो डिज़ायर्ड आउटपुट होती है वो QL की बजाय
डिजायर्ड आउटपुट आपके पास QH हो जाती है हीट पंप्स के केस में, ठीक है जी। तो डिजायर्ड आउटपुट आपके पास QH होती है, QH डिवाइडेड बाय W नेट इन, QH डिवाइडेड बाय QH माइनस QL करेंगे तो 1 ओवर QL ओवर QH। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो COP ऑफ हीट पंप है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज लेस देन COP ऑफ हीट पंप for fixed value of QL and QS. Can the value of COP HP be lower than the unity? What does COP of HP that is going to be equal? One is being represents what? तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़े जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स इसके ऊपर रीथिंक कर सकें और इसको इवैल्यूएट कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये वर्किंग है आपकी जो आपका हीट पंप है वो कैसे जो है ऑपरेट करता है। इसमें कोल्ड आउटडोर्स हैं, जैसा कि आपके सिंपल हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास HVAC सिस्टम होता है, उसमें दोनों तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। गर्मियों में वो आपके जो इंडोर इन्वायरमेंट है उसको ठंडा कर रहा होता है और सर्दियों में इंडोर इन्वायरमेंट को गर्म कर रहा होता है। तो वार्म इंडोर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर आप हीट 70 किलो जूल जो है वो आप सर्दियों में हीट इन करवा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ W नेट इन। इनपुट वर्क के थ्रू आप यहाँ से हीट लेके, आउटडोर से हीट लेके उसको इंडोर के ऊपर आप जो है वो इन करवा रहे होते हैं सर्दियों के लिए। तो ये हीट पंप का केस होता है। रिवर्स सप्लाई टू हीट पंप इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द कोल्ड आउटडोर एंड कैरी इट टू द वार्म इंडोर्स। तो इस केस में डिजायर आपकी हीटिंग है, इंडोर हीटिंग, इसलिए इसको यूज किया जाता है। जबकि रेफ्रिजरेटर के केस में ये आपकी डिजायर होती है। तो ये दो डिफरेंट डिजायर के फिनोमिनाज हैं। एक डिजायर का फिनोमिना है जब आपको हीटिंग रिक्वायर्ड हो तो वो यहाँ पे आएगा, एक है जब आपको कूलिंग रिक्वायर्ड हो तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। तो उस लिहाज से आपकी COP जो है वो डिफरेंट हो जाती है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आपकी जो है वो आपकी जब आपको कूलिंग रिक्वायर्ड हो तब आता है, और COP ऑफ हीट पंप जब आपको हीटिंग रिक्वायर्ड हो तब आता है, ठीक है। Performance of refrigerator, air conditioner and heat pumps. Most heat pumps in operation have a seasonally average COP of 2 to 3. Most exciting heat pumps use the cold outside air as the heat source in winter. Air source HP heat pumps. In cold climate, their efficiency drops considerably when heat temperatures are below the freezing point. In such cases, geothermal ground source heat pump that use the ground as the heat source can be used. Such heat pumps are most expensively to install, but they are also more efficient. Air conditions are basically refrigerator whose refrigerated space is a room or a building instead of the food apartment. The COP of refrigerator decreases with decreasing refrigeration temperature. It is not economical to refrigerate to a low temperature than needed. सिंपल इसको समझने के लिए ऐसा है कि हीट पंप के केस में आपका जो हीटिंग है वो कॉमनली आपकी जो बाहर इन्वायरमेंट में ठंडी एयर होती है उसमें से आप हीट को एक्सट्रैक्ट करके कमरे को गर्म कर रहे हो। अगर आपकी जो एयर है या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ड्रॉप कर जाए तो फिर आप क्या करते हैं? उस केस में आप एक ग्राउंड के अंदर पानी को यूज करते हुए पानी में से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी आप एक पाइप के थ्रू जो कि ग्राउंड में हो, ग्राउंड में जो कि आपका जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज होते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑन ग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर। तो इस लिहाज से वहाँ से आप हीट को एक्सट्रैक्ट करके रूम को हीट अप कर रहे होते हैं विंटर्स में। जब आप एसीज की बात कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग की, तो वो रेफ्रिजरेशन की ही तरह ऑपरेट कर रहा होता है। उसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वेपरेटर आपका जो है वो फूड कंपार्टमेंट की बजाय आपके रूम के अंदर आपके पास स्प्लिट यूनिट का इंडोर होता है वो आपके पास वेपरेटर होता है इनफैक्ट। तो एयर कंडीशनिंग जो है वो रेफ्रिजरेशन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और हीट पंप जो है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया किस तरह। इन दोनों केसेस में आपके पास एक एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग EER काउंट होती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम द कूल्ड स्पेस इन BTU फॉर 1 watt और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। 1 watt और अगर आप कंज्यूम करें तो कितने BTUs आप कोल्ड स्पेस में से निकाल रहे हैं वो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग कहलाती है, ठीक है जी।
द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो इन हीट पंप और रेफ्रिजरेशन की बेस के ऊपर आप इसको डिस्क्राइब सेकेंड लॉ को इस तरह से कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल and produce no effect other than the transfer of heat from a low temperature body to a high temperature body। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, रेफ्रिजरेटर कैन नॉट ऑपरेट unless its compressor is driven by an external power source such as electric motor। तो आपको कंप्रेसर को पावर देनी ही पड़ेगी, इनलेट वर्क आपको देना ही पड़ेगा। सो इट इज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट विदाउट एनी इनपुट वर्क। सेकेंड लॉ को आप इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के केस में। दिस way the net effect on the surrounding involves the consumption of some energy in the form of work in addition to the transfer of heat from a colder body to a warmer one। To date, no experiment has been conducted that contradicts the second law and this should be taken as sufficient proof of its validity। ठीक है जी, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वैलिडिटी है और इसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस केस में हम देखेंगे जी कि इक्विवेलेंस ऑफ द टू स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट जो थी वो हीट इंजन की थी और दूसरे हमारे पास रेफ्रिजरेटर की थी, तो वो इक्विवेलेंट कैसे हैं। द केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट in their consequences and either statement can be used as the expression of the second law of thermodynamics। Any device that violates the Kelvin-Planck statement also violates the Clausius statement and vice versa। A refrigerator that is powered by a 100% efficient heat engine, यहाँ से आपने हीट को लिया, हीट इंजन में 100% जैसा वो उसमें कन्वर्ट किया तो QH वो यहाँ पे बन गई। उसको यूज करते हुए आपने रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट किया और लो टेम्परेचर रिजर्वायर से आपने हीट को लेके इस टेम्परेचर को अचीव कर लिया। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे जो वर्क इनपुट था वो आपका, अगर आप इस तरह से कर सकें तो हीट इंजन का जो आउटपुट है वर्क, उसी को लिंक करके आप रेफ्रिजरेटर के साथ रेफ्रिजरेटर के इनपुट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम यूज कर सकते हैं। द इक्विवेलेंट रेफ्रिजरेटर, तो इसका रेफ्रिजरेटर इक्विवेलेंट रेफ्रिजरेटर जो है वो आप इस तरह से ड्राइव इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन की अगर बात करें सॉरी, a perpetual motion machine that violates the first law of thermodynamics PMM1। इसमें क्या है जी, आपके पास ये जनरेटर है, टरबाइन है, कंडेंसर है, पंप है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, रेजिस्टेंस हीटर, अगर आप ऐसा करें कि यहाँ पे आपके पास ये रैंकिन साइकिल है, स्टीम के ऊपर जो ऑपरेट कर रहा है, ये स्टीम टरबाइन है और इसके पंप को आप स्टीम की कुछ, तो ये हम कर सकते हैं कि ये जो आउटपुट आ रही है इसको ही इनपुट में, सम सॉर्ट ऑफ इनपुट में ही कन्वर्ट करके आपके पास जो है वो बाकी की बाकी आ जाए। अब ये जो आपके पास जनरेटर चल रहा है, इसी में से आप ये जब आपकी टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर जो है वो आपका जब ऑपरेट कर रहा होगा तो आप डब्ल्यू नेट आउटपुट ले रहे हैं, उसमें से कुछ आपने यहाँ पे यूज कर लिया वर्क को और कुछ रेजिस्टेंस हीट की जो है रेजिस्टेंस हीटर के तौर पे आप बॉयलर को यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है। perpetual motion machines, any device that violates the first or the second law। A device that violates the first law by creating energy is called ppm1 and the device that violates the second law is called ppm2। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि ये रेजिस्टेंस हीटर जो है उनको आप बॉयलर्स के अंदर इतना ये यूटिलाइज नहीं होते और इनकी हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपकी बॉइलिंग जो है वो उस लेवल की हो सके कि आपकी जो स्टीम है वो सुपर हीटेड कन्वर्ट हो सके। तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई हीट सोर्स जो है वो लाजमी यूज़ करना ही पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं होता कि आप इसी की हीट को यहाँ पे यूज़ कर लें, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी। सिस्टम बाउंड्री अगर आप इसकी ये डिसाइड करें तो आपके पास यहाँ वर्क आउटपुट आ गया, परपेचुअल मोशन मशीन दैट वायलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो ये भी अभी तक इस तरह की कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ जो है वो फॉर्मुलेट नहीं हो सकी। ठीक है। डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट्स, नो परपेचुअल मोशन मशीन इज known to have worked। If something sounds too good to be true, it's probably is। तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, बन नहीं सकी कि जो आपकी इस तरह से
PMM1 या PMM2 के केस को लाई कर रही हो, ठीक है। So here comes the summary of today's lecture, introduction to the second law. Then we have covered thermal energy reservoirs, heat engines, what were the heat engines. Then we study about the refrigerator heat pump, and at the end we are having some knowledge of perpetual motion machines. So thank you very much. That is all for lecture number 13, and we are going to meet in lecture number 14 inshallah.